वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 13 और 14 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने इनमें से किस स्थान पर द्विवार्षिक द्विवार्षिक मतलब कि बाइनियल की बात की जा रही है, द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो बाइनियल एक्सरसाइज है जिसका नाम है प्रस्थान। उसका आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ पे किया गया है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई तट पे। अब जानेंगे इसको विस्तार से। तो भारतीय नौसेना द्वारा द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, अभ्यास का नाम है प्रस्थान। इसका आयोजन मुंबई के निकट अपतटीय विकास क्षेत्र में किया गया और इस अभ्यास का उद्देश्य तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में आकस्मिकताओं को, ठीक, इमरजेंसी को संबोधित करने के लिए उपाय और प्रक्रियाओं को मान्य और परिष्कृत करना है। इसके साथ में इसमें महाराष्ट्र पुलिस, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन विभाग, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण और अन्य राज्य और अन्य केंद्रीय नागरिक एजेंसियों के कर्मियों ने भाग लिया। तो इस एक्सरसाइज में जो पार्टिसिपेट करने वाली एजेंसीज थी उसमें महाराष्ट्र पुलिस, सीमा शुल्क, मत्स्य पालन विभाग, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, इसके साथ में राज्य और केंद्रीय नागरिक एजेंसियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राजस्थान, ठीक है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो है पदभार संभाला है। तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ये सांगानेर से विधायक भजनलाल शर्मा को सर्वसम्मति से विधायक दल द्वारा चुना गया है। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उप मुख्यमंत्री के रूप में दो लोगों को चुना गया है, एक हैं दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा, इनको चुना गया। भजनलाल शर्मा आगामी 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, ठीक। कब लेंगे? 15 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में डोनाल्ड टस्क, ठीक है, डोनाल्ड टस्क किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं पोलैंड के। तो डोनाल्ड टस्क नए प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? पोलैंड के। तो 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड के संसद सेजम, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। तो पोलैंड की संसद का नाम है सेजम। तो डोनाल्ड टस्क को अपने नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया है और डोनाल्ड टस्क के नेतृत्व वाली नई सरकार को 13 दिसंबर 2023 को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा, इस प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखिए, राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा के द्वारा शपथ दिलाई गई। इसके साथ डोनाल्ड टस्क ने निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्ट्यूज मोराविकी, कौन? मार्ट्यूज मोराविकी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं कबीर बेदी, आप इनको देख सकते हैं। अब जानेंगे डिटेल में। तो हाल ही में अभिनेता कबीर बेदी को इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ का सम्मान है? तो यह इटली का है। किसको सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी को। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर, ये टाइटल याद रखिए, चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में नामित किया गया है? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू को आउटलुक बिजनेस पत्रिका की प्रभावशाली चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है और यह सम्मान वर्ष 2023 में समाज और सकारात्मकता बदलाव को बढ़ावा देने वाले विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान और प्रभाव के लिए दिया गया है।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश की, ध्यान दीजिएगा, भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य सैन्य अभ्यास, ये जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम याद रखना है। सैन्य अभ्यास क्या? विन बैक्स, ठीक है, विन बैक्स 23 आयोजित किया गया है। तो यह है देश वियतनाम, ठीक। तो वियतनाम के साथ भारत ने विन बैक्स 23 एक्सरसाइज का अभ्यास किया। तो भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य वियतनाम के हनोई में, ठीक है, तो वियतनाम की कैपिटल हनोई, वहां पे 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास विन बैक्स 23 शुरू किया गया और इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर, मतलब जो साउथ चाइना सी है, उसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता को संतुलित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको याद रखिएगा, जो कि साउथ चाइना सी में चीन की जो बढ़ती एग्रेशन है, ठीक है, आक्रामकता है, उसको बैलेंस करने के लिए वियतनाम के साथ भारत ने 11 दिवसीय विन बैक्स 23 एक्सरसाइज शुरू किया है। इसके साथ ही यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के सेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा और साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसमें ये चीज़ जो है उभर के आती है, क्या? दोनों देश जो है एक दूसरे के मिलिट्री जो है वो हेल्प करते हैं और डिफेंस जो कोऑपरेशन है वो आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वें, ध्यान दीजिएगा, 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ये हैं पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। तो पुष्पा भारती को उनके संस्मरण, ठीक है, तो ये है मेमोराय है, ठीक, मेमोराय इंग्लिश में बोलते हैं और संस्मरण हिंदी में। उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान, ठीक है, 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। और ध्यान रखिए, जो व्यास सम्मान है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान में 4 लाख रुपए, मतलब कि ये जो व्यास सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इसमें जो सम्मान राशि है वह क्या है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए के पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है जावेद अख्तर, इनकी तस्वीर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्या है? अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024 में इसका आयोजन होगा। तो अनुभवी गीतकार और लेखक जावेद अख्तर को 3 से 7 जनवरी 2024 में आयोजित होने वाले अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो उनका जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए उनको 3 से 7 जनवरी 2024 में जो होने वाला अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है उसमें यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब उनकी जो है प्रमुख कुछ फिल्में जिनमें उन्होंने सह लेखक के रूप में काम किया है उसको जान लेते हैं। तो जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी हिंदी फिल्मों की, क्लासिक फिल्मों के सह लेखक के रूप में उन्होंने काम किया है। और अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल को पहले औरंगाबाद, ध्यान दीजिएगा, औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो पहले जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल है वह किस नाम से जाना जाता था? औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किस देश को 2024, ठीक है, 2024 में संयुक्त राष्ट्र COP29, ठीक है, COP, यहाँ पे COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो यह देश है अजरबैजान, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर अजरबैजान की जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे COP29 का आयोजन होगा। जो इस साल का जो आयोजन था 2023 का COP28 का, उसका आयोजन UAE में हुआ, ठीक है।
तो हाल ही में वर्ष 2024 में COP29 की मेज़बानी के लिए बाकू, जैसा कि मैंने बताया, अजरबैजान की कैपिटल बाकू को जो है वो चुना गया है। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो 2028 है, ठीक है, 2028 का वर्ष, उसमें कोप कोप 33 होगा। ठीक है, कोप 33 होगा और कोप 33 के लिए भारत ने मेज़बानी करने की बात की है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली। ठीक है, तो हाल ही में 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको GPAI, ठीक है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और GPAI एक बहुउद्देशीय पहल है। ठीक है, तो एक बहुउद्देशीय पहल है जिसका उद्देश्य AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान, जो लेटेस्ट रिसर्च है, उसको बढ़ावा देना है। और इसमें जो AI बेस्ड जो कंपनियां हैं जो शामिल हुई, उनके भी नाम याद रखिए। इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा की फेसबुक हुआ करती थी, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट सहित दुनिया की जो टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर्स भाग ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाते हैं। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण मतलब कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, एवं कंजर्वेशन संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है, तो इंग्लिश में क्या होगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। ठीक, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने और ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी एवं कंजर्वेशन में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इस ईयर को याद रखना है। तो भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 2001 में भारतीय ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया और इस अधिनियम के लागू होने के बाद हर साल 14 दिसंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह था हमारा 13 और 14 दिसंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर घटनाओं पर आधारित MCQ। यह MCQ कैसा लगा? जैसा भी लगा हो, आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।